नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीए में पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे बीए 6th सेमेस्टर का पेपर 2 और यूनिट नंबर 2। इसके पहले हमने फर्स्ट यूनिट कवर किया है। आज हम देखेंगे सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? प्रतिचयन, जो कि इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग। तो आज हम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे। सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि प्रतिचयन का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिदर्श का चयन किया जाता है। आगे हम समझेंगे व्यवहार परक अनुसंधान, चाहे प्रयोगात्मक हो या अप्रयोगात्मक हो, उसमें एक जीव संख्या से चुने गए कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं के आधार पर अनुसंधान करता एक अनुमान या निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो इसमें सैंपलिंग का मतलब होता है कि कोई एक चाहे वह जीव हो चाहे वह संख्या हो, उसी के हिसाब से वह निष्कर्ष पर पहुंचता है या उसी के हिसाब से वो समझता है। जैसे अगर हमें ब्लड जांच करवाना होता है, अगर हमारे ब्लड में कोई समस्या आती है तो ब्लड में जांच करवाना होता है, तो ब्लड का हम सैंपल देते हैं, ठीक है, उसको चेक करने के लिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से हमको एक सैंपलिंग दी जाती है। तो आगे देखते हैं। जीव संख्या, जिसे समिष्ट भी कहा जाता है, से तात्पर्य है ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं से होता है जिसे अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के संदर्भ के रूप में प्रयोग करता है। अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के लिए समिष्ट के एक निश्चित संख्या से कुछ सदस्यों या व्यक्तियों का चयन कर लेता है सैंपल के रूप में। इस चयनित संख्या को व्यवहार परक अनुसंधान में प्रतिदर्श या प्रतिदर्श चयन करने की प्रविधि को प्रतिचयन कहा जाता है। तो अभी आपने समझ लिया कि प्रतिचयन या सैंपलिंग का मतलब क्या होता है। अगर हम एक सीधा सा मतलब समझें तो किसी भी कार्य को करने के लिए, अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए हमें एक सैंपल की आवश्यकता होती है। जैसे हमें किसी भी चीज़ की जांच करनी हो, जैसे मान लीजिए हम ज़मीन की भी जांच कर रहे हैं, ज़मीन सही है, यहाँ घर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, तो वहाँ की मिट्टी की सैंपल लेकर के हम चेक करते हैं कि घर बनाने के लिए ज़मीन जो मिट्टी है वो सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से किसी भी कार्य के लिए एक सैंपल की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। प्रतिचयन यह कला एवं विज्ञान है जिसकी सहायता से उपयोग में लाए जाने वाले आंकड़ों की विश्वसनीयता पर संभाव्यता सिद्धांत पर नियंत्रण रखा जाता है। आधुनिक अनुसंधान प्रक्रम में प्रतिचयन से अभिप्राय उस क्रमबद्ध चयन पद्धति से है जिसकी सहायता से एक समग्र से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कम से कम इकाइयों के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक ऐसा सैंपल होता है जिसकी जांच करने की वजह से हम निष्कर्ष तक पहुंच पाते हैं। आगे हम परिभाषा देखते हैं, सैंपलिंग की परिभाषा। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैपलिन के शब्दों में। प्रतिदर्श के चयन की प्रक्रिया को ही प्रतिचयन कहा जाता है। तो इनकी ये परिभाषा है कि जो प्रतिदर्श जो चयन की प्रक्रिया होती है, जिस चयन की प्रक्रिया से हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रतिचयन कहा जाता है। कर्लिंगर के अनुसार है किसी जनसंख्या या समष्टि से उसके प्रतिनिधिक स्वरूप के एक अंश को चुन लेने को ही क्या कहा जाता है? प्रतिचयन। जैसे कोई संख्या है तो उसके एक अंश को हम चुन लेते हैं, उसी अंश के हिसाब से हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रतिचयन कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं एक अच्छे या वैज्ञानिक प्रतिदर्श की विशेषताएं। इस विशेषताओं में हम देखते हैं जैसे व्यवहार परक विज्ञानों के अध्ययनों में जनसंख्या के स्थान पर प्रतिदर्श का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि जनसंख्या अज्ञात और असीमित होती है। व्यवहार परक व्यवहारिक रूप से उसका अनुभाविक अध्ययन संभव नहीं होता है, तथा दूसरी ओर प्रतिदर्श ज्ञात होता है और सीमित होता है। व्यवहारिक रूप से इनका अनुभाविक अध्ययन संभव होता है। प्रतिदर्श के आधार पर प्राप्त परिणामों को संपूर्ण जनसंख्या पर लागू किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना तभी संभव होता है जब प्रतिदर्श अच्छा या वैज्ञानिक होता है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि यह एक जरिया होता है जिसके प्रयोग से हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे कोई भी चीज़ की सैंपल लेना हो या किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना है, तो उसका छोटा सा टुकड़ा लेकर के हम अपने प्रयोगों में प्रयोग करते हैं, तो जिससे हमें उसके निष्कर्ष का पता चलता है कि ये समस्या है तो किस लिए है या इसमें कौन सी समस्याएं निहित हैं।
इस संबंध में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण है। अब कुछ बातें या कुछ विशेषताएं हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले है जनसंख्या का प्रतिनिधि। जनसंख्या जैसे एक अच्छे प्रतिदर्श या वैज्ञानिक प्रतिदर्श के लिए आवश्यक होते हैं कि वह अपनी जनसंख्या का प्रतिनिधि हो। प्रतिनिधि होने का जो अर्थ है कि प्रतिदर्श में वे सभी विशेषताएं या गुण हो जैसे जनसंख्या का प्रतिनिधि। अब इसमें हम नंबर देखेंगे व्यक्तियों की कि क्या पॉपुलेशन है, तथा एक अच्छा प्रतिदर्श या वैज्ञानिक तभी आवश्यक होगा जब हम उसकी जनसंख्या का अर्थ लगा लेंगे कि यह जनसंख्या का मतलब समझेंगे कि कितनी जनसंख्या है तथा कितने लोगों का सैंपल निकालना है। उपस्थित हो, जो जनसंख्या में उपस्थित हो। इसकी चर्चा करते हुए चैपलिन ने कहा है अपने शब्दों में कि प्रतिनिधिक प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है जो अपनी संपूर्ण जनसंख्या की विशेषताओं का वास्तविक या वैध अभिसूचक होता है। तो इस सैंपल में जो व्यक्तियों की जनसंख्या होती है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं संभाव्यता सिद्धांत पर आधारित। ये क्या होता है? एक अच्छा प्रतिदर्श संभाव्यता सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरे शब्दों में एक अच्छे जो प्रतिदर्श का प्रतिचयन संभाव्यता के सिद्धांत के प्रकाश में किया जाता है। संभाव्यता सिद्धांत गणित की एक शाखा है जो कि प्रकृति की समरूपता, परिवर्तन के नियम, घटनाओं से घटित होने की अवसर की समानता तथा पर्याप्त निरीक्षणों के पूरक अशुद्धियों के रद्द करने के संबंधित अवधारणाओं पर आधारित होता है। तो इसमें संभाव्यता का क्या मतलब हो गया? जैसे किसी चीज़ के बारे में हम क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि अगर कोई घटना कहीं पे हुई है तो उसके बारे में क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ होगा या क्या हो सकता है। तो इसमें आपने देखा किसकी किसकी जो है जांच की जाती है, कौन सी शाखा होती है? प्रकृति की जो समरूपता होती है, परिवर्तन के नियम और घटनाओं के घटित होने के अवसर की समानता तथा पर्याप्त निरीक्षण की जो पूरक अशुद्धियाँ होती हैं रद्द करने के लिए आवश्यक होता है या उस पर आधारित होता है। तो इस तरीके से आपने पहला समझा जनसंख्या वाला। अब दूसरा आपने देखा प्रोबेबिलिटी जो कि एक संभावना पर आधारित होता है। तीसरा देखेंगे जनसंख्या की समजातीयता। इसमें क्या है? एक अच्छा प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है जो किसी समजातीय जनसंख्या या समिष्टि के लिए लिया गया हो। समजातीय जनसंख्या उसे कहते हैं जिसकी प्रत्येक संरचनात्मक इकाई में किसी गुण या विशेषता का समान वितरण होता है। अतः जनसंख्या में जिस सीमा तक समजातीयता होती है उसी पर आधारित प्रतिदर्श उसी सीमा तक वैज्ञानिक का या अच्छा होता है। तो इसमें मुख्य रूप से किसकी बात की जाती है कि जैसे कि प्रत्येक संरचनात्मक इकाई किसी गुण या विशेषता का समान वितरण करता हो। समजातीयता मतलब सब चीज़ बराबर हो। जैसे जनसंख्या की बात करें तो जैसे जितने भी लोगों की जनसंख्या है, जितने लोगों के सैंपल हमने लिया है या जिस भी घटना के बारे में जांच करना है, तो जो जो पॉइंट हमें मिल रहा है सभी पॉइंट को हम बराबर महत्व दें। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को हम ज़्यादा महत्व दें, किसी को कम दें या किसी बात को हम ज़्यादा महत्व दें। तो इस तरीके से समजातीयता होनी चाहिए। अलग अलग जाति पात की भावना या अलग अलग मतलब किसी के लिए हमारे मन में अलग अलग भावना नहीं होनी चाहिए। अगला हम देखते हैं प्रतिदर्श का पर्याप्त आकार। इसके आकार के बारे में देखेंगे। एक वैज्ञानिक प्रतिदर्श या उत्तम प्रतिदर्श के लिए यह भी आवश्यक होता है कि उसका आकार जो होता है पर्याप्त हो, उसका जो दायरा होता है वो सीमित होना चाहिए। प्रतिदर्श में इकाइयों की संख्या पर्याप्त होती है तो वह अपनी जनसंख्या की सभी विशेषताओं या गुणों को समाहित करने में सफल होता है। इसलिए छोटा प्रतिदर्श की अपेक्षा बड़ा प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व अधिक करता है। तो इसमें आपने क्या समझा कि इसका क्या कहने का मतलब है कि जो उसका आकार होता है वो सीमित होना चाहिए, तभी हम हर एक पहलू पे, छोटे से छोटे पहलू पे हम ध्यान दे सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए कहा जाए तो वो कई सारा कार्य इकट्ठा कर लेता है और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में गलत हो जाता है। तो हम छोटा काम लें लेकिन उसको सही से करें। तो इनका मतलब यही हुआ कि जो उसका आकार होता है वो पर्याप्त होना चाहिए और जो कार्य होता है वो सही होना चाहिए। अगला है समय, श्रम तथा मुद्रा की मितव्ययिता। मितव्ययिता के बारे में हमने बताया था कि कम से कम खर्चों में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता की प्राप्त करना, चाहे वह श्रम की बचत हो, चाहे समय की बचत हो या पैसे की बचत हो। तो इसमें ये एक विशेषता होनी चाहिए और होती भी है कि कम समय, कम श्रम और कम पैसे की बचत करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यों की प्राप्ति कर लें। एक अच्छे प्रतिदर्श के लिए समय, श्रम तथा मुद्दा के दृष्टिकोण से
कम खर्चीला होना चाहिए या बहुत आवश्यक होता है। यह तभी संभव होता है जबकि प्रतिदर्श को छोटा रखा जाए, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि बहुत छोटा प्रतिदर्श होने पर जनसंख्या की सभी विशेषताओं को प्रतिदर्श में समाहित करना संभव नहीं होता है। तो इस तरीके से ऐसा भी ना हो कि बहुत कम जनसंख्या को लिया गया और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या को लिया गया है। तो इसमें हमने देखा कि समय, श्रम और पैसे की बचत होती है। अगला है, उसके बाद अगला देखते हैं यादृच्छिकरण। इसमें क्या होता है कि एक वैज्ञानिक प्रतिदर्श अथवा उत्तम प्रतिदर्श में यादृच्छिकरण का गुण पाया जाता है। अब इसका अर्थ क्या होता है कि जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में शामिल होने की समान संभावना बनी रहती है, क्योंकि जितने भी उसमें पॉइंट होते हैं सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि ये पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ये व्यक्ति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से जितने भी उसमें पहलू, जितने भी तथ्य होते हैं सभी बराबर या समान गुण रखने वाले या समान तरीके से होते हैं। अगला है पक्षपातों से मुक्त। अब इसमें क्या होगा, पक्षपातों से मुक्त, किसी के लिए पक्षपातपूर्ण भावना नहीं होती है। एक उत्तम या वैज्ञानिक प्रतिदर्श की विशेषता यह है कि पक्षपात रहित होता है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि जो प्रतिदर्श वस्तुतः यादृच्छिकरण के सिद्धांतों पर आधारित होगा वह पक्षपातों से मुक्त होगा, क्योंकि यादृच्छिकरण का मतलब क्या है कि सबका साथ सबका विकास, मतलब सभी को हम साथ लेकर के चलेंगे, सभी चीज़ों पे हम बराबर ध्यान देंगे, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा नहीं देंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो पक्षपात की भावना आएगी नहीं और पक्षपात से हम क्या होंगे, मुक्त रहेंगे। उसके बाद अगला है प्रतिचयन अशुद्धियों से मुक्त। इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक प्रतिदर्श वस्तुतः प्रतिचयन की अशुद्धियों से मुक्त होता है। मनोविज्ञान एवं व्यवहार परक विज्ञान में प्रायः सभी कार्य प्रतिदर्श पर आधारित होते हैं, जिसे संपूर्ण जनसंख्या पर नहीं, इसीलिए कि जनसंख्या पर आधारित मूल्य तथा प्रतिदर्श पर आधारित मूल्य में अंतर हो जाता है, जिसको हम प्रतिचयन अशुद्ध कहते हैं। अगर कोई दो कार्य किया जा रहा है तो दोनों में अगर अंतर पाया गया तो एक सही एक गलत हो सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे जो संपूर्ण जनसंख्या होती है तथा उसके जो जनसंख्या पर आधारित मूल्य या प्रतिदर्श पर आधारित मूल्य होते हैं उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको क्या कहेंगे, हम अशुद्धि कहेंगे। इस अशुद्धि को दूर करने या कम करने के लिए आवश्यक है कि प्रतिदर्श का आकार बड़ा हो और वह अपनी जनसंख्या का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व कर सके। बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो, इसमें मीडियम होने की बात की गई है कि ना बहुत कम हो और ना बहुत ही ज़्यादा हो। अगला है अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल। एक वैज्ञानिक या उत्तम प्रतिदर्श के लिए यह आवश्यक शर्त है कि प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य या उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए, या जो हमें काम करने के लिए दिया गया है वो कार्य उसी से संबंधित या उसी के अनुकूल होना चाहिए। एक वैध प्रतिदर्श के लिए आवश्यक है कि वह अध्ययन के अनुकूल हो। इस प्रकार के प्रतिदर्श में घटक वैधता के साथ साथ भविष्यवाणी वैधता भी होती है। उसके बाद अगला है उच्च विश्वसनीयता। एक अच्छे प्रतिदर्श में उच्च विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। अगर विश्वसनीयता का गुण नहीं पाया जाएगा तो उसका कोई औचित्य ही नहीं होगा। भिन्न भिन्न समयों में किसी प्रतिदर्श का उपयोग करने पर प्राप्त जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, जिसकी मात्रा में स्थिरता या संगति पाई जाती है, उसी मात्रा में प्रतिदर्श विश्वसनीय होता है। तो इस तरीके से आपने इतनी विशेषताओं को देखा, तो इसमें आपको समझने या कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका सिर्फ कहने का मतलब है, जैसा कि हमने कई सारी उदाहरण या कई सारे एग्जाम्पल दे दिया है, तो सबका कहने का ये मतलब होता है कि अभी इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था कि जो शोध व रिसर्च होता है वह किस किस टॉपिक पे होता है, वह किस किस तथ्य पे होता है। जब आप उसको समझ लेंगे तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि ये किस टॉपिक की बात कर रहा है। जिस भी टॉपिक से संबंधित अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसके बारे में हमारे अंदर इतनी सारी विशेषताएं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।